हाँ, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कल डिटेल में खत्म हो चुका है, जो अपना सेक्शन 9 है। हमारे यहाँ ना नोट्स परफेक्टली दिखे। नहीं, अच्छी बात है भाई, तुम ही तो हो अगले होनहार बच्चे। करने जाने के क्या बाबा। हाँ भाई, एक बार कंफर्म कर देना यार, आवाज आ रही है क्या, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं? ऑडियो या फिर वीडियो को लेकर कोई भी प्रॉब्लम? ये नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से आया ये पैकेट। चलिए 1 मिनट यार, आई थिंक शायद आज ग्रुप पे मैसेज डालना रह गया। आ गया क्या? तूने ऐप पे लॉगिन नहीं कर रखा होगा। सकता कोई दिक्कत होगी। बाकी मूड का पता, इनके इनके मूड का कुछ नहीं पता लगता, कभी तो भेज देते हैं नोटिफिकेशन, कभी नहीं भेजते। वेरी गुड इवनिंग जी। तो करने क्लास शुरू, किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है तो पूछ लो, सो दैट मैं फिर क्लास स्टार्ट कर दूं कंटिन्यू। क्लास स्टार्ट कर दूं, कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने? वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए फिर, देखो अपने ना ज्यूरिसडिक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ज्यूरिसडिक्शन की अगर अपने बात करें कि भाई ये कहीं आपने सीपीसी में कोई बहुत ही पर्टिकुलर कोई सेक्शन नंबर कहीं पर डिफाइन है, तो सब डिफाइन तो ये कहीं पे नहीं है, ये जो टॉपिक है ये डिफाइन कहीं पर नहीं है। हाँ, इस टॉपिक के जो अंदर के टॉपिक है, जो हम बोलते हैं भाई 3 काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के आधार पर, फिर हम बात कर देते हैं मान लो पेक्यूनरी, फिर हम बात कर देते हैं टेरिटोरियल, ये जरूर बताए गए। जैसे अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सेक्शन 9, पेक्यूनरी की बात करें तो सेक्शन 6, सेक्शन 15 भी बोल सकते हैं, टेरिटोरियल की बात करें तो सेक्शन 16 से लेकर वैसे 21 तक ही बोल दो, 21 तो ए तो लगा जाता, सॉरी 20 तक ही बोल दो, सॉरी 21 अलग आ जाता। 21 ऑब्जेक्शन है, वो अपने आज के में ज्यूरिसडिक्शन में को लेकर आप ऑब्जेक्शन नहीं कोर्ट के अंदर डाल सकते हो कि साहब कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी, कोर्ट कैसे सुन सकती है, वो है वो। ठीक है, ये 3 टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी और टेरिटोरियल। हम इसको अच्छे से खत्म कर चुके हैं, चाहे ज्यूरिसडिक्शन के मीनिंग की बात करें, चाहे हम इसको लेकर बात करें, चाहे हम सेक्शन 9 को लेकर बात करें, ये सारा अपना हो चुका है। किसी को कोई भी सवाल इस बात को लेकर? कोई सवाल नहीं है, आगे कंटिन्यू कर दूं? ठीक है, अब आ जाइए इसके ऊपर, टेरिटोरियल के ऊपर। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से आपसे प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि भैया कौन सा सेक्शन टेरिटोरियल की बात करता है, कब आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। इवन इंटरव्यू, मेरे से खुद से पर्सनली इंटरव्यू में पूछा गया था, ये इंडेक्स पूछा गया था कि भाई टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाला जो एरिया या प्लेस ऑफ सुइंग वाला जो एरिया, उसका इंडेक्स बताइए। तो वो इंडेक्स मतलब एक एक लाइन में बताते जाइए, 16 क्या बोलता है, 17 क्या बोलता है, एक एक लाइन में बताते जाइए। तो ये पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह पूछा गया ये टॉपिक। अब आते हैं अपने इसके ऊपर, जिसको हम बोल सकते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, या हम बोल सकते हैं प्लेस ऑफ स्विंग। सीधी सी सिंपल सी भाषा में बोलूं तो स्थान के आधार पर हम किस कोर्ट में जा सकते हैं, या कौन सी कोर्ट का एरिया बनेगा सिविल केसेस के अंदर, सिंपल सा हमको ये डिसाइड करना है। अब अगर अपने इसकी बात करें तो ये सेक्शन 16 से चालू होता है, 16, 17, 18, 19, 20। 16 तो ये बात करता है कि भैया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, कौन कौन से केस है ये हम बात कर लेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो आप उस कोर्ट में जाएंगे जिसकी एरिया में वो प्रॉपर्टी है, जिस कोर्ट के एरिया में वो प्रॉपर्टी है।
17 बात करता है कि भैया अगर प्रॉपर्टी जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति जो है, अगर 2 कोर्ट के एरिया में आती है तो क्या होगा। अगर अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी पता ही नहीं किस कोर्ट के एरिया में आती है तो क्या होगा। ध्यान देना, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 ये तो बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा अचल संपत्ति का। भाई मान लो मेरे को आपके ऊपर केस करना है कि साहब ये जिस जगह पे रह रहा है, ये जिस घर में रह रहा है वो मेरा है, तो सेक्शन 16 के आधार पर चलेगा मामला कि मैं किस कोर्ट में जाऊंगा। अगर वो प्रॉपर्टी 2 कोर्ट के एरिया में है तो 17 आ जाएगा। अगर पता ही नहीं किस कोर्ट के एरिया में है तो मैं सेक्शन 18 को रेफर करूंगा। फिर आता है सेक्शन 19, जो बात करता है कि भैया अगर मामला है मूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर मामला है कोई एक आदमी किसी आदमी के साथ गलत करता है, रॉन्ग टू पर्संस, जिसको हम बोलते हैं सूट फॉर डैमेजेस। सेक्शन 20 आता है कि भाई अगर कोई मामला ऐसा है जो सेक्शन 16 से लेकर 19 के एरिया में नहीं आता, कोई भी ऐसा अलग रह जाता है जो 16 से लेकर 19 में नहीं आता, फिर हम सेक्शन 20 के हिसाब से कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन निकालेंगे। दोबारा बात करते हैं, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या प्लेस ऑफ स्विंग सेक्शन 16 से 20 की बात है। सेक्शन 16, 17, 18 जो 3 सेक्शन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर है। सेक्शन 16 बात करता है कि आप उस कोर्ट में जाओगे जहां पर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिचुएटेड है। ऐसा नहीं कि सभी केसेस में, इसमें कुछ काइंड्स ऑफ केसेस बताए गए कि कौन कौन से ऐसे काइंड्स ऑफ केसेस हैं जब आप जाओगे। ये 16 लगेगा, ये मेंस में आया हुआ है। पिछले से मतलब ये जो 2025 छोड़ दो, 2022 से पिछला, मतलब तीसरा जो जुडिशरी था, 2 जुडिशरी छोड़ के तीसरी जुडिशरी में ये मेंस में आया हुआ है। भैया कैसे या किन किन केसेस में आप केस, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जब आप कोर्ट केस उस कोर्ट में जाएंगे जिस कोर्ट के एरिया में वो प्रॉपर्टी है। उन्होंने ऐसे ही बोला था, उस कोर्ट में जाएंगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है। तो वो आपको पता करना है कि भाई कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब हम उस कोर्ट में जाते हैं जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी पड़ती है। 16, 17, 18, 19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी, डैमेजेस का केस है उस केस में। 20 बात करता है अगर सेक्शन 16 से 19 कोई भी ऐसा केस है जो सेक्शन 16 से 19 में कवर नहीं हो रहा, तब हम सेक्शन 20 के आधार पर कोर्ट में जाएंगे। किसी का कोई भी सवाल, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू कर दूं? चलिए अब आ जाइए, यहां से हम डालते हैं अपनी खुद की हेडिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इजी करने के लिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे लिए सबसे पहले है सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है कि भैया ऐसा है कि अगर इमूवेबल, अभी इधर उधर कोई बाकी सब सेक्शन छोड़ दो, सिर्फ इस पे आ जाओ कि भैया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, कोई भी केस है, तो आप किस कोर्ट में जाओगे? आप उस कोर्ट में जाओगे जिसके एरिया में, जिसको हम बोलते हैं लोकल लिमिट्स, जिसके एरिया में प्रॉपर्टी है, जिसके एरिया में प्रॉपर्टी है, अगर इमूवेबल अचल संपत्ति का केस है। पर ऐसा नहीं है कि हर केस में कि भैया अगर केस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो आप सेक्शन 16 लगा दो, ऐसा नहीं। ये कहने में हम कह देते हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो आप उस कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है। बट हर जगह सेक्शन 16 नहीं लगता है। सेक्शन 16 की बिल्कुल उन्होंने काइंड्स बताए हुए हैं। काइंड्स क्या क्या है साहब? आरपीएससी आप लोग सब जानते हो, आप में से कई लोगों ने जेएलओ एपीओ दिया होगा, आप सब लोगों ने पिछला, कई लोगों ने एपीओ दिया होगा, तो आरपीएससी को आप लोगों ने बहुत गालियां निकाली होंगी, तो आप लोग नहीं भूलोगे आरपीएससी। आरपीएससी और अब आरपीएससी इंडियन रेलवेज का पेपर भी करवाएगी। आरपीएससी इंडियन रेलवेज, मतलब जहां आरपीएससी राजस्थान के पेपरों का भट्टा बिठा चुकी है, अब उसकी बारी है इंडियन रेलवेज पे। आ जाओ। आर, कोई कुछ कह रहा है क्या? मुझे लगा कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। आर, अगर केस है, सीधा लिख देता हूं, केस है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी मतलब यही कि साहब ये जिस प्रॉपर्टी के कब्जे में बैठा है वो प्रॉपर्टी मेरी है, साहब ये जिस प्रॉपर्टी पे बैठा है वो प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, या प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं हूं पर कब्जा लेके वो बैठा, मुझे कब्जा दे, कुछ भी ऐसा,
कि मेरे को प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर करो, मेरे को प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लो, ऐसा कुछ भी। प्रॉपर्टी की रिकवरी का केस, चाहे ओनरशिप की डिटेल का, चाहे कब्जे का। टी, पार्टीशन। पार्टीशन, आप पार्टीशन मांगते हो, मतलब आप और आप जो भी, मान लीजिए आपका कोई भाई है, कोई बहन है, दोनों के नाम से वो प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं उसमें रहे, दोनों के नाम से आप कहते हो भैया मेरे को इसमें बंटवारा दो। बंटवारे का केस कहां जाओगे? जहां पर प्रॉपर्टी है। एस, एस, प्रॉपर्टी को बेचने का केस, प्रॉपर्टी को फोरक्लोजर का, रिडम्पशन का, किसी भी तरह का आप चार्ज क्लेम करते हो जिसको हम बोलते हैं भार। ये क्या है सर? ऐसा होता है कि सपोज मैंने आपसे पैसा लेना है और मेरे को ये है कि भाई आपने जो पैसा लिया उसके एवज में आपने अपना घर गिरवी कर रखा है। मैं कोर्ट में जाना चाहता हूं कि सर पैसा ये दे नहीं रहे हैं, आप एक काम करो, वो घर बिकवा दो और मुझे मेरा पैसा दिलवा दो। सूट फॉर सेल। फोरक्लोजर, फोरक्लोजर में ऐसा है, फोरक्लोजर मोर्टगेज के केस में होता है। फोरक्लोजर क्या होता है? मोर्टगेज के। अगर मेरे को आपसे पैसा लेना है, मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूं कि साहब एक काम करो, जो घर है वो मुझे दे दो, और जो पैसा है उसको कह दो रख ले, पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है, उसको कह दो पैसा रख ले, घर मेरे नाम करवा दो। फोरक्लोजर। रिडम्पशन क्या है? आप पैसा देना चाहते हो, आप मेरे से कर्जा लेके गए थे, आप पैसा देने आते हो, मैं कहता नहीं मेरे को चाहिए नहीं पैसा, घर मेरा हो गया, या मैं कोई भी बहाना कर रहा हूं, आनाकानी कर रहा हूं, आप कोर्ट चले कि साहब इसको बोलो मेरा घर मेरे को वापस दे और इसका जो बनता पैसा वो ले। रिडम्पशन। चार्ज, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का आप भार क्लेम कर रहे हो कि साहब किसी भी तरह का, कि साहब मैंने इससे पैसे लेने हैं, मोर्टगेज नहीं, नॉर्मली कि ये मेरे से किसी दिन कोई पैसे ले गया था, या तो मेरे को पैसे दिलवा दो, नहीं तो मेरे को इसकी प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी बेच के पैसा दिलवा दो, या साहब मेरा इससे कोई आपस में कोई विवाद है, कोई डैमेजेस बनते हैं, अब वो डैमेजेस वो दे नहीं रहा, किसी भी तरह का, तो आप उसकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर रहे हो कि या तो इसको बोलो पैसा दे दे, नहीं तो आप एक काम करो वो प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा दे दो। किसी भी तरह से आप उसकी प्रॉपर्टी पर क्लेम करते हो। तो अगर सेल का सूट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियस, फोरक्लोजर का है, रिडम्पशन का है, किसी भी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आप भार क्लेम करते हो, तो ये सभी केस आप उसी कोर्ट में लेकर जाओगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट? हाँ जी, किसी भी तरह का कोई भी डाउट? आगे कंटिन्यू कर दूं? चलो भाई अब आ जाओ। सी, कंपेंसेशन। किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया है, किसी ने आपकी अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया है। मान लो आपका घर है, आपका घर सड़क हाईवे से निकलता है, एक ट्रक वाले ने आपके घर में लाके गाड़ी मार दी, आपके घर की जो वो दीवार है वो तोड़ दी। अब आप लेना कहना चाहते हो कि साहब इसने मेरा नुकसान कर दिया, मुझे दिलवाओ पैसा। कौन सी कोर्ट में जाओगे? जिस कोर्ट में आपकी प्रॉपर्टी आती है, या आपकी प्रॉपर्टी जिस कोर्ट के अंडर आती है। कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या किसी भी तरह का, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी का कैसे भी नुकसान किया हो, आप उससे वो डैमेजेस लेना चाहते हो, ये तब हो जाएगा। अब आ जाइए आई, आरपीएससी हो गया, आरपीएससी हो चुका है, आरपीएससी के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बचा है। आई, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, आप किसी भी तरह का अधिकार क्लेम कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी, कोई भी अधिकार, कब्जे का अधिकार, बेचने का अधिकार, मालिकाना हक का, किसी भी तरह का अधिकार अगर क्लेम कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी में मेरा फलाना अधिकार बनता है, कब्जे का, ओनरशिप का, घर उस प्रॉपर्टी से आने का, उस प्रॉपर्टी से जाने का, नहीं, राइट टू, वो क्या कहते हैं, वहां से पास होने का जो अधिकार होता है, वो सब जितने भी ईजमेंट राइट हम बोलते हैं, ऐसा कुछ भी। तो अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का अधिकार क्लेम कर रहे हो, तो आप कहां जाओगे? जहां पर प्रॉपर्टी, जहां पर जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का अधिकार क्लेम कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान देना, सेक्शन 16 जो बेसिक सेक्शन है, जो ये बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस के अंदर आप उसी कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी आती है। जनरल रूल है, आप हमेशा यही लगाओगे। अचल संपत्ति के केस में आप हमेशा यही रूल लगाओगे।
कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, आप उसी कोर्ट में जाओगे जहां जिसके एरिया में प्रॉपर्टी आती है। हम उसमें क्या बनाते हैं, हम उसमें एक ट्रिक बनाते हैं। हालांकि इस ट्रिक में, हालांकि इसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है, बट क्योंकि हमसे मेंस में पूछा जाता है कि भैया लिखो, तो ऐसे एक लाइन में तो आंसर लिख नहीं सकते, तो लिखना पड़ेगा कि भाई ये कैटेगरी बनती है, तो हमने वो कैटेगरी बना दी। अब ध्यान देना, मैंने आपको ये बात बोली थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा तो किस कोर्ट में जाओगे, किस कोर्ट में जाओगे? अचल सब, जिस कोर्ट के एरिया में, हाँ, जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है। एक और है जिसको आप चाहे अपवाद बोल दो, या जिस केस में हालांकि है तो मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति है, पर आप फिर भी ये जो सेक्शन 16 वाला रूल है वही लगेगा। इसको बोलते हैं आर। ये क्या है साहब? सूट फॉर, एक मिनट, ये यहाँ आर लिख दिया था ना, हाँ ठीक है, मैं वही देख, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का? हाँ जी, अब ध्यान दे देना। चाहे तो वो बोले कि साहब केस फाइल किया जा रहा है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी मतलब कि साहब मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दिलाई जाए, फलाने आदमी ने कब्जे में ले ली है, कुछ भी। चाहे वो बोले रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कि साहब फलाना आदमी मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, मुझे वापस दिलाई जाए, ये दोनों के केसेस में ही आप कहां जाओगे, कहां जाओगे? जहां प्रॉपर्टी, ये एक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि अपने सेक्शन 16 में शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि भैया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो आप उस कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने पूरी जो ट्रिक बनाई वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। मोर्टगेज का मामला जो है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही चलता है, आर पी एस सी आई, ये जितना भी है, एक ये पॉइंट है जो मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है, और सिर्फ एक पॉइंट है। अगर बिल्कुल एज इट इज ऐसी लाइन होगी तभी आप बोलोगे। वो बोल रहा है कि साहब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, डैमेजेस कर दिए, तब कहां जाओगे? नहीं लगेगा। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी कोई कोई मतलब कोई मान लो खराब कर गया और आप उससे पैसा रिकवर करना चाहते हो, कंपेंसेशन लेना चाहते हो, डैमेज, कहां जाओगे? ये नहीं लगेगा। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के कब्जे में है और आप रिकवर करना चाहते हो कि साहब मेरी प्रॉपर्टी मेरे को दो। आपकी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच हो रखी है, बैंक जो है मान लो लोन वोन ले रखा था कुछ भी और बैंक ने उसको अटैच कर दिया, आप छुड़वाना चाहते हो इसमें, क्योंकि आप रिकवरी कर रहे हो, आप उनसे वापस कब्जा लेना चाहते हो। अटैच मतलब वो कब्जा ले गए, कब्जा लेना चाहते हो वापस, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी, तभी ये पॉइंट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? आगे कंटिन्यू कर दूं? ठीक है, अब ध्यान देना, हमने इतना सा बात बोला सेक्शन 16 के अंदर, एक सेक्शन 16 का छोटा सा एरिया, बाकी वो बाद में करेंगे क्योंकि फालतू के अंदर आपको कंफ्यूज कर देगा। हमने सेक्शन 16 में इतनी सी बात बोली कि साहब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है तो आप उस कोर्ट में जाओगे जिसके एरिया में वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 17, क्योंकि सेक्शन 16 तो सिंपल सिंपल कह के बाहर भाग गया। सेक्शन 17 कहता है कि सपोज प्रॉपर्टी दो कोर्ट के एरिया में तो क्या करोगे? एक जमीन है, जो जमीन आधी एक कोर्ट के एरिया में आती है, आधी एक कोर्ट के एरिया में आती है। अब बताओ, ये है कोर्ट ए, ये है कोर्ट बी, और ये है जमीन, बताओ अब क्या करोगे? आधा आधा केस लड़ोगे? सेक्शन 17 ने कहा नहीं, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो दो कोर्ट के एरिया में आ रही है, तो आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, आइदर दिस और दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कोर्ट के एरिया में चले जाओ। चलो ये तो इजी था, हमसे प्री में पूछा भी जाएगा तो हम कर देंगे। हाँ, सेक्शन नंबर याद रख लेना कि कौन सा सेक्शन ऐसा बोलता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी दो कोर्ट के एरिया में आ रही है तो आप किस कोर्ट में जाओगे? आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जाओगे, सिर्फ नहीं, किसी भी, सर आइदर, दोनों में तो एक साथ जा नहीं सकते हो भाई, दोनों में तो जा नहीं सकते हो, एक में ही जाओगे। दोनों में चले जाओगे तो वो बोलेगी कि यार केस पेंडिंग तो है एक में, तो हम नहीं देख सकते, दूसरा बोलेगा उसमें पेंडिंग है, हम नहीं देख सकते, दोनों में से किसी भी एक में आप चले जाओ।
वैसा ही सेक्शन 18 आया जिसने बोला कि सपोज अनसर्टेन है, पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी किसमें है, ये जमीन है, इस जमीन का पता ही नहीं कि ये जमीन किस कोर्ट के अंडर आती है। हालांकि अब तो ये बात कहना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बातें हैं, बट फिर भी कुछ कह नहीं सकते। मान लो ट्राइबल एरिया है, कोई बहुत ही बीहड़ एरिया है जो रह गया सरकार की, मतलब ये कहते हैं हाई कोर्ट की जो डिमार्केशन जिसको अपने बोलते उससे रह गया, सपोज ऐसा कुछ है, तब क्या करेंगे? हाँ, कुछ भी हिल ले लो, मान लो ट्राइबल एरिया है, कोई जंगल में कोई है, सरकार से मान लो रह गया, तो अब क्या करोगे भाई? पता ही नहीं ये संपत्ति किसकी कोर्ट में आ रही है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। अब इसमें ध्यान देना, अनसर्टेनिटी इस चीज की तो नहीं होगी कि यार मतलब कोई ना कोई तो डाउट होगा ना यार, या तो ये इस कोर्ट में या इस कोर्ट में, कोई तो नियर बाय कोर्ट्स होंगी दो चार जिसको लेकर होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता भी मान लो अगर ये जो जगह है ये जोधपुर के आसपास है, तो आपको ऐसा ही कुछ होगा कि यार ये जोधपुर कोर्ट के अंदर आएगी कि नहीं आएगी। जोधपुर के आसपास कोई एरिया है, मान लो कोई भी एरिया, मंडावा, ठीक है, उसके अंदर तो नहीं आएगी, ऐसा ही कुछ होगा। दो तीन, कोई तीन चार ऐसे करके आप कोर्ट बना लोगे। ये तो नहीं सोचोगे आप कि यार ये गंगानगर कोर्ट के अंदर आएगी क्या? गंगानगर कोर्ट के अंदर तो सर ये आ ही नहीं सकती, बहुत दूर है गंगानगर तो। जयपुर को सर वो भी बहुत दूर है, उससे पहले तो जोधपुर ही पास में पड़ रहा है। तो आपके केस में यहाँ ये हो सकता है कि हम भले ही बोल रहे हैं कि भैया पता ही नहीं प्रॉपर्टी किस कोर्ट के अंडर आ रही है, पर सर इतना तो आपको होगा कि यार ये दो तीन चार इन्हीं में से किसी के अंडर आएगी। तो यहां पर सेक्शन 8 ने यही बोला कि भैया अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की पता ही नहीं, अनसर्टेनिटी है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कि वो किस कोर्ट के अंडर आएगी, वहां पर आपको जिन भी कोर्ट्स को लेकर डाउट है, जिन भी, मान लो एक है, दो है, तीन है, चार, जो भी कोर्ट, उनमें से कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट इस केस को ले लेगी, कोई भी कोर्ट। यहां भी लिबरल रूल रखा, सेम टू सेम ऐसा ही रूल रखा, दो कोर्ट के एरिया में आती है कोई भी कोर्ट ले लेगी, किसी कोर्ट के एरिया में नहीं आती तो भैया जिन भी कोर्ट्स को लेकर डाउट है, कोई तो होगा दो चार, कोई तो आपने कोर्ट्स होंगी जिनको लेकर आप होगी यार इनमें से ही किसी के अंडर आएगी, जो भी नियर बाय कोर्ट्स होंगी। तो जिन भी कोर्ट्स को लेकर डाउट है उनमें से कोई भी कोर्ट उस केस को देख सकती है, और उस कोर्ट का जो डिक्री है, जो ऑर्डर है, वो वैलिड होगा। जो भी डिक्री है या जो भी ऑर्डर है वो वैलिड होगा। अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी? अभी तक ये मैं स्क्रीन खोल, ये वाला शुरुआत वाला, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो यहां से आपको पूछना हो तो पूछ लो। हाँ जी, कोई भी डाउट? कोई सवाल नहीं है, आगे कंटिन्यू कर दूं? ठीक, हाँ, 19 पे नहीं जाना, 19 में 16 17 18 पे, सिर्फ 16 17 18 पे कोई डाउट है, 19 तो अभी कहीं किया ही नहीं है अपने। दो कोर्ट के बीच में भी ठीक है, ठीक है, अब ध्यान देना, हमने बात करी सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, जो हमारा सिंपल सा ग्राउंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, कि भैया अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो मामला किस कोर्ट में लेकर जाओगे आप? किस कोर्ट में लेकर जाओगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो हाँ, जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी, जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी आती है। अब इसी को हमको पढ़ना कैसे है? एक तो है जो सेक्शन 16 है, वो कहता है साहब आपको पता है वो प्रॉपर्टी किस कोर्ट के अंडर आती है, 16। आपको पता तो है पर आपको दो कोर्ट को लेकर डाउट है, दो या तीन कोर्ट को लेकर कि इनमें से किसी के अंडर आती है, तो 17। 18 कहते हैं आपको पता ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी, एक पता है, दूसरा डाउट है, तीसरा बिल्कुल ही नहीं पता। ये तीन सिचुएशन इन्होंने बनाई। पहला इन्होंने बोला कि भैया अगर आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट के एरिया में आती है, आप उसी कोर्ट के अंडर, उसी कोर्ट में आप केस फाइल करोगे, ठीक है साहब, फाइल कर देंगे। देन उसके बाद ये बात आती है कि भाई क्या क्या ग्राउंड्स हैं या कौन कौन से केसेस हैं। हालांकि इन्होंने सभी केसेस कवर किए हैं पर अपने को सारे याद करने हैं, क्योंकि मेंस में वो पूछ लेता है, तो वहां पर अपने को लिखना पड़ेगा कि भाई सेक्शन 16 या कब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब आप केस उस कोर्ट में फाइल करेंगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी आती है, जिस कोर्ट के एरिया में सब्जेक्ट मैटर आता है, तो अपने को वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो आरपीएससी आईआर करके ध्यान रखना। अब आते हैं इस पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ध्यान देना,
हमने ये बोला कि भैया अगर केस है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दोबारा बोल दूंगा मैं, सेक्शन 18 दोबारा रिपीट करवा दूंगा ना। हमने ये बात की भैया अगर केस है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो आप किस कोर्ट में जाओगे, किस कोर्ट में जाओगे, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इसमें इन्होंने एक नई बात लिख दी, नई बात मतलब एक एक्सेप्शन लिख दिया, प्रोवाइजो लिख दिया कि सपोज अगर जो ये आप रिलीफ मांग रहे हो, कौन से वाला है, कहां गया, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग वाला, हमने ये बात बोली कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होगा तो आप कहां जाओगे, जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है। एक इन्होंने एक एक्सेप्शन लिख दिया कि भाई सपोज आपका केस इस कैटेगरी, ध्यान है हर कैटेगरी का नहीं, सिर्फ इसी कैटेगरी का, कि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, आप डैमेजेस मांग रहे हो, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, आप कंपनसेशन, अगर ये बैकग्राउंड है या ये काइंड ऑफ सूट है और उस केस के अंदर जो आप रिलीफ मांग रहे हो वो डिफेंडेंट से आप पर्सनली ले सकते हो। ये कैसे, तो सीधा सा है, आप डैमेजेस मांग रहे हो, डैमेजेस कौन देगा, डिफेंडेंट अपनी जेब से देगा, सिंपल सा लॉजिक है। आप कह रहे हो कि भैया इसने मेरी प्रॉपर्टी का, मान लो ट्रक वाले ने मेरी घर में आके गाड़ी ठोक दी, मेरे घर की दीवार तोड़ दी, मेरे को पैसा दिलवाओ, दीवार बनाने का पैसा दिलवाओ, तो ट्रक वाले की जेब से लोगे और क्या करोगे आप, और तो कुछ है नहीं, तो वो तो जो रिलीफ है वो डिफेंडेंट पर्सनली देगा, यही कुछ होगा कि डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस होगी कि डिफेंडेंट की जेब से आपको पैसा चाहिए। यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है। तो हम यहाँ एक बात बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मली तो ये है कि कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति को लेकर अगर आप केस कर रहे हो तो आप उसी कोर्ट में जाओगे जिसके एरिया में प्रॉपर्टी है। पर अगर आपका केस ऐसा है फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर आप मांग रहे हो डैमेजेस फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसा बोल दो, और उस केस के अंदर जो भी आप रिलीफ मांग रहे हो, जो भी आप पैसा मांग रहे हो, जो भी, वो आप डिफेंडेंट से पर्सनली ले सकते हो या डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस से ले सकते हो। मतलब कि डिफेंडेंट को अपनी जेब से ही तो देना, और करना क्या है, डिफेंडेंट से आप पर्सनली ले सकते हो, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, डिफेंडेंट अपनी जेब से आपको उतना पैसा दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। जो भी आप रिलीफ मांग रहे हो उसमें डिफेंडेंट को खुद को ही कोई काम करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, खुद देना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल जाता है। अभी तक हम क्या कह रहे थे, आप केस कहां फाइल करोगे, अभी तक, हाँ, अब आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है। ऑप्शन क्या है सर, यहां पर आप चाहो तो वहां केस फाइल कर दो जहां प्रॉपर्टी है उस कोर्ट में, चाहो तो वहां फाइल कर दो जहां डिफेंडेंट रहता है, काम करता है, या जहां उसका बिजनेस है, कहीं भी डिफेंडेंट वर्क करता है, रिसाइड करता है, बिजनेस करता है। अब ध्यान देना, अब अपना सेक्शन 16 यहां कंप्लीट होगा। हालांकि इसमें छोटी मोटी एक दो बातें वो मैं आपको भी, मतलब सेक्शन से बात अलग है, वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। सेक्शन 16 हमको ये बोलता है कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी एरिया में आप केस फाइल करोगे, उसी कोर्ट में जाके केस फाइल करो, जिसमें इन्होंने कैटेगरी बनाई आरपीएससी करके कि इस तरह के कोई भी केसेस हैं आप वहीं जाओगे जहां कोर्ट, जिस कोर्ट में एरिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एक अपवाद है, अगर आप फाइल कर रहे हो कि भैया मेरे को डैमेजेस दिलाए जाए, इस बंदे ने मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और मेरे को डैमेजेस दिलवाए जाए, और आप जो रिलीफ मांग रहे हो वो कोर्ट डिफेंडेंट से आपको पर्सनली दिलवा सकती है। पर्सनली मतलब आप कह रहे हो पैसा दिलवाओ, डिफेंडेंट को बोल दो कि जेब से दो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो भी आप रिलीफ मांग रहे हो वो डिफेंडेंट से आप पर्सनली ले सकते हो। हालांकि इस सूट के अंदर हमेशा यही होगा कि डिफेंडेंट से पैसा ही तो मांग रहे हो, वो जेब से दे देगा। इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, एक, या तो वहां चले जाओ जहां प्रॉपर्टी है उस कोर्ट में, या वहां चले जाओ जहां डिफेंडेंट है। यहां पे आपके पास एक ऑप्शन है। तो सेक्शन 16 को 3 पॉइंट पे आप याद करोगे। एक, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस कोर्ट के एरिया में जाओगे। सेक्शन 16 मूवेबल प्रॉपर्टी को भी लगता है, कब लगता है ये ध्यान रखोगे, एक ही ग्राउंड है। उसके अलावा सेक्शन 16 हालांकि ये बात बोलता है कि केस आप सिर्फ उसी कोर्ट में फाइल करोगे जहां प्रॉपर्टी है, पर इसका एक अपवाद है। 3 चीजें। नंबर 1,
सेक्शन 16 इमूवेबल को लगता है, कौन कौन सा, कब सेक्शन 16 मूवेबल को लगता है, तीसरा सेक्शन 16 का अपवाद के। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं सेक्शन 16 के अंदर। तीनों के तीनों पॉइंट में कोई भी डाउट, तीनों के तीनों पॉइंट में। तीनों के तीनों पॉइंट में कोई भी डाउट नहीं है। आगे कंटिन्यू कर दूं? हाँ, थोड़ा सा अपने इसको सिंपल कर देते हैं ना, मतलब बेसिक सी लैंग्वेज में लिख देते हैं। सेक्शन 16 तीन चीजों को कवर करता है। एक तो वो ये बोलता है कि भैया ऐसा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो आप उस कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है, बात ही खत्म। जिसमें इन्होंने कैटेगरी लिख रखी है आरपीएससी ऐसे करके। फिर सेक्शन 16 का एक पार्ट है जो ये बोलता है कि भैया अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का केस है ना, तब भी आप उसी कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट के एरिया में प्रॉपर्टी है। एक ही कैटेगरी है विच इज रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेना चाहते हो आप। फिर इन्होंने एक तीसरा पॉइंट, तीसरी एक और है जो एक तरह से आप एक्सेप्शन बोल सकते हो, कि जब आप उस कोर्ट में जा सकते हो जिसके एरिया में प्रॉपर्टी है या जिसके एरिया में डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट रहता है, काम करता है। ये सब 3 पार्ट बने। नॉर्मल हम इसको पढ़ते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस जो है आप उसी कोर्ट में जाओगे जहां प्रॉपर्टी है, जिसमें हम ये कैटेगरी बनाते हैं आरपीएससी आईआर। आरपीएससी अब इंडियन रेलवे का पेपर भी करवाएगी, ठीक है। आरपीएससी आईआर, जिसमें सूट फॉर रिकवरी, सूट फॉर पार्टीशन, सेल, फोरक्लोजर, रिडम्पशन, मोर्टगेज वाले जितने भी केस हैं, चार्ज, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग, इंटरेस्ट, ये सब एक। इसी के अंदर हम बोलते हैं कि भैया हालांकि सेक्शन 16 आपसे पूछा जाए भी क्या सेक्शन 16 किसको लगता है, हम बोलते हैं सेक्शन 16 इमूवेबल को लगता है। पर सेक्शन 16 का एक बिल्कुल एक ही पार्ट है जो मूवेबल को लगता है। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी, कब्जा वापस लेने के लिए केस फाइल करते हो तो आप वहां जाओगे जहां प्रॉपर्टी है। उसी के अलावा एक तीसरा पार्ट है जो है एक्सेप्शन, कि कब आप उस कोर्ट में भी जा सकते हो जहां डिफेंडेंट है। नॉर्मली तो हम बोल रहे हैं जहां प्रॉपर्टी है, जहां डिफेंडेंट है। कब जा सकते हो? अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के नुकसान को, डैमेजेस, किसी ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान कर दिया था और आप उसके डैमेजेस के लिए जा रहे हो, कंपेंसेशन के लिए जा रहे हो, तब आप एक्सेप्शन में, मतलब आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि इसी में ही जाओगे, ऑप्शन है। चाहे तो कोर्ट में चले जाओ, चाहे वहां कोर्ट में चले जाओ जहां प्रॉपर्टी है, चाहे वहां चले जाओ जहां डिफेंडेंट है। ये 3 पार्ट है सेक्शन 16 के। कोई भी डाउट, कुछ भी? कोर्ट नहीं, जिस कोर्ट के एरिया में जहां प्रॉपर्टी है या फिर जहां डिफेंडेंट है, दो ऑप्शन हुए ना। हाँ, कोई भी डाउट, कुछ भी। डिफेंडेंट जिसके खिलाफ केस करते हो आप, उससे राइट ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप डैमेजेस मांग रहे हो ना, पैसे ही तो मांग रहे हो उससे, तो पैसे तो वो नहीं, अगर आप उससे पैसे मांग रहे हो तो आपकी इच्छा है, आप चाहे उस कोर्ट में चले जाओ जहां प्रॉपर्टी है या फिर चाहे वहां चले जाओ जहां वो रहता है। आपके पास ऑप्शन है। डैमेजेस नहीं देगा वो तो आगे की कहानी है, वो तो फिर रिकवरी का मामला है। हुआ कुछ, या तो यहाँ की कोर्ट में चला जाओ, हाँ, या जहां वो रहता है, हाँ, तो वहां चले जाओ। कोई डाउट नहीं, आगे कंटिन्यू कर दूं? अभी आता हूँ कनुप्रिया आपके सेक्शन 18 पे। सेक्शन 16 अभी खत्म किया है अच्छे से। नहीं नहीं, वो तो अब वो इसमें थोड़ी आएगा, वो तो सेटलमेंट हो गया। आपने बोला था ट्रक वाले ने कर दिया, तो एक्सेप्शन है क्या से? मतलब आप उससे, मतलब आप जो क्लेम मांग रहे हो वो उसकी जेब से आएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई डैमेजेस दो, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा भैया। अगर वैसे दे दे तो वो फिर सीपीसी में नहीं है, ऐसे ही दे दे तो आपकी अपनी चलेगी फिर। हाँ जी, आगे कंटिन्यू कर दूं? चलिए, अब आ जाइए 17। सेक्शन 17 इतनी सी बात, ये सिंपल है। ये कहता है भैया अगर आप अभी बात कर रहे थे 16 में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस कोर्ट में उसी में जाओगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 कोर्ट से या 3 कोर्ट या 4 कोर्ट उनके एरिया में आती है तो पता है कि या 2, 3, 4 इनको,
तो फिर आप किसी में भी चले जाओ। किसके पास ऑप्शन है ये, किसी भी कोर्ट में जाने का ऑप्शन किसके पास है या किसके पास होगा? क्या प्लेंटिफ, जो फरियादी है? हाँ वादी, फरियादी वादी, ठीक है, लीगली बोलते हैं वादी, ठीक है, प्लेंटिफ के पास होगा। तीसरा आता है अनसर्टेन। ये क्या है सर? पता नहीं है कि प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट में है, ठीक है, हाँ जी प्लेंटिफ। अगर आपको पता नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट में है, तो उस केस के अंदर ऑब्वियस है कि ये तो होगा कि कहीं ना कहीं डाउट्स होंगे, ये तो नहीं पता किस कोर्ट में है, बट ये 2 या 3 या 4 इन्हीं में से किसी एक कोर्ट में होगा। क्लियर नहीं है, क्योंकि आसपास की वही कोर्ट्स पड़ती है। तो सेक्शन 18 बोलता है कि भैया अगर ऐसा कोई भी डाउट है तो उनमें से कोई भी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ले सकती है, ये कोर्ट की इच्छा पे होगा। आपको लगता है कि भाई नहीं पता किस कोर्ट की, जैसे वो जोधपुर वाला केस कहाँ गया, ये जोधपुर मंडावा, और भी कोई एरिया है क्या, बता दो। जोधपुर है, ओसिया हो गया, हाँ, और जोधपुर हो गया, मंडावा हो गया, ओसिया हो गया, और कौन सा जोधपुर के आसपास? चलो छोड़ो, फिर 3 पे आ जाओ, अपने जरूरी है चौथी लेनी। तो ये अपने को यार इनमें से किसी का बनेगा, तो प्लेंटिफ इनमें से किसी के पास भी चला जाएगा। और अगर इन कोर्ट्स को सही लगता है, मान लो सपोज आप चले गए ओसिया कोर्ट में, अगर कोर्ट को सही लगता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, किस चीज की, कि अनसर्टेनिटी तो है, पता नहीं ये प्रॉपर्टी किस कोर्ट में आ रही। ऐसा नहीं कि कोर्ट को पता था कि ये प्रॉपर्टी जोधपुर कोर्ट में आती है और फिर भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं, कोर्ट को भी ये लगता है कि नहीं यार सही बात है, ये तो हमारे पास भी जो नक्शे हैं, जो मैप है, उसके हिसाब से हम भी नहीं बता सकते, तो ये कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ले सकती है। तो हम बोलते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी है ज्यूरिसडिक्शन को लेकर, नहीं पता कि कौन सी कोर्ट लगेगी, तो उस केस में आप आपको जो भी कोर्ट का डाउट है आप उसमें चले जाओ। अगर उस कोर्ट को लगता है कि हाँ दिक्कत तो है, तो वो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है और उस कोर्ट का फैसला बिल्कुल वैलिड और एनफोर्सेबल होगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए लिख लीजिए अब एक बार, इतना तो लिखवा दे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखो, हेडिंग डाल दो। पिछली पिछली क्लास में क्या हेडिंग डाली थी अपने ने? वो नहीं नहीं, वो नहीं, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन हेडिंग डाली थी ना? नहीं नहीं, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, पिछली क्लास की हेडिंग, ठीक है। अब इसमें हेडिंग डालो, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और प्लेस ऑफ सुइंग, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और प्लेस ऑफ सुइंग, सेक्शन 16 to 20, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और प्लेस ऑफ सुइंग, सेक्शन 16 to 20। हाँ, प्लेस ऑफ सुइंग, SUING, सेक्शन 16 to 20, ठीक है। सेक्शन 16 को अच्छे से पढ़ लेना, ये मेंस में डायरेक्ट पूछा जाता है। हाँ जी, अब इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए सीधा सिंपल, सेक्शन 16, सेक्शन 16, सेक्शन 16, suit shall be instituted in the court, suit shall be instituted in the court। हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को बोल रहा हूँ, नोट्स आप लोगों के CPC के पहले से ही अपलोडेड है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। इंग्लिश में चलो मैं दोबारा डिक्टेट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये कि थोड़े वो जो नोट्स बने हुए हैं इसी को ही थोड़ा अपडेटेड टाइप वर्जन है, इसी को दोबारा टाइप करवा देंगे। और हिंदी वाले जो है कोशिश कर लिया करो भाई, इसके लाइक नहीं, जो आप लोग रिवीजन वाले नोट्स या फिर अपने हिसाब से जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपने, वो थोड़े बना लिया करो, काम आएंगे आपके एग्जाम टाइम में रिविजन में। सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction property is situated। हाँ जी, suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction, within
the local limits of whose jurisdiction property is situated. इसमें लिखिए, मतलब जो आंसर में लिखना है, सेक्शन 16 हेडिंग तो डाल ही दिया, ठीक है। अब इसमें लिखिए अंडर फॉलोइंग the suit shall be instituted in the court. Under following, the suit shall be instituted in the court within whose jurisdiction shall be instituted in the court within whose jurisdiction, within the local limits of whose jurisdiction property is situated. Under following, suit shall be instituted within the court, suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction property is situated. बस under following ही डाल बस अंडर फॉलोइंग ही लिखना है यार, वो टाइटल था ना, तो वो पढ़ोगे तो एक लाइन में याद आ जाएगा। इधर लिखिए नंबर 1 अंडर फॉलोइंग, नंबर 1 suit for recovery of immovable property. Suit for recovery of immovable property. Suit for recovery of immovable property. Number 2, suit for partition of immovable property. Suit for partition of immovable property. Number 1, suit for recovery of immovable property. Number 2, suit for partition of immovable property. Number 3, immovable property. Suit for recovery of immovable property, suit for partition of immovable property. Number 3, suit for sale, foreclosure, redemption of immovable property in case of mortgage, sale, foreclosure or redemption of immovable property in case of mortgage, suit for sale or foreclosure or redemption of immovable property in case of mortgage. Suit for charge upon immovable property. नहीं, वही नंबर कितना बनेगा जो भी, चौथा, सूट फॉर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी. Suit for compensation for wrong to immovable property. Suit for compensation for wrong to immovable property. Suit for determination of any right. Suit for determination of any right or interest. Suit for determination of any right or interest in immovable property. तो नहीं रहा. और लास्ट में लिख देना सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये अंडरलाइन कर लेना लास्ट वाला पॉइंट, कई बार पूछ लिया जाता है और अपने को लगता नहीं होगा. सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. इसमें अब आगे लिखिए पैरा चेंज करके. इसमें लिखिए द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन
The provision of this section shall be subject to of this section shall be subject to other limitation and jurisdiction of court. ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ग्राउंड लग रहा है तो आप ले जाओगे, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए, कहते हैं सब्जेक्ट मैटर भी. सूट फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू अदर लिमिटेशन एंड जुरिस्डिक्शन. सिर्फ इस ग्राउंड के बेस पे नहीं है, ये तो होगा ही होगा, पेक्यूनरी और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो भी होना चाहिए. शैल बी सब्जेक्ट टू अदर लिमिटेशन एंड जुरिस्डिक्शन. ठीक है. अब इसमें लिखिए पैरा चेंज करके. Under following suit may be instituted in the court. Under following suit may be instituted in the court within whose jurisdiction property is situated, or within whose jurisdiction property is situated, or defendant resides within whose jurisdiction property is situated, or defendant resides resides or carries on business or works works, within whose jurisdiction defendant resides or carries on business or works works. इसमें लिखिए नंबर वन, if suit is for compensation for wrong to immovable property, number one, and दोनों होने चाहिए. and number one, suit is for compensation for wrong to immovable property, and number two, नहीं and डालो, दोनों लगेंगे ना, and फिर नंबर टू लिखो, तो दोनों ग्राउंड होने चाहिए, सिर्फ एक नहीं. and और नहीं, and and वही होगा. and का मतलब है भाई दोनों होने चाहिए, और तो है कोई भी हो. and number two, relief can be obtained by personal obedience from defendant. या relief can be obtained personally from defendant. ठीक है. सेक्शन 16. रिलीफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पर्सनल ओबीडियंस फ्रॉम डिफेंडेंट या पर्सनली फ्रॉम डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी, या पर्सनल ओबीडियंस लिख दो या पर्सनली फ्रॉम डिफेंडेंट. लिख लिया तो आगे कंटिन्यू कर दूं. अब इसमें लिखो सेक्शन 17, हेडिंग डालो सेक्शन 17. If immovable property is situated within jurisdiction, हेडिंग हमेशा रेड पेन से डाला करो यार, तो इतने से क्या होता है, वो जो पूरी हेडिंग डाल रहे हो वो इससे लिखा करो. जैसा भी हेडिंग है सेक्शन 17 की, तो इसको रेड पेन से लिखा करो. नहीं, जो पूरी हेडिंग है सेक्शन 7, जैसे ये मैं लिखवा रहा हूँ, ये हेडिंग बनी सेक्शन 17 कि सेक्शन 17 एक लाइन में क्या बोलता है, इसको रेड पेन से लिखा करो. उससे क्या आपको हमेशा ये चीज, मतलब इस ये आपका हमेशा हाईलाइट रहेगा पोर्शन. If immovable property is situated within jurisdiction of two or more courts, if immovable property is situated within jurisdiction of two or more courts, इसमें लिखिए under following a suit may be instituted under following a suit may be instituted under following a suit may be instituted in the court
within the local limits of whose jurisdiction any portion of property या any part of property is situated. And under following, a suit may be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction any part of property is situated. And within the local limits of whose jurisdiction any part of property is situated. Number one, under following, suit may be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction any part of property is situated. Number one, suit is for compensation for wrong. Suit is for compensation for wrong to immovable property or to immovable property. Suit is for compensation for wrong to immovable property. Number one, and A and D and immovable property, immovable property, immovable property. Suit is for compensation for wrong to immovable property and immovable property. एंड के बाद दूसरा पॉइंट लिखो ना, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी is situated within jurisdiction of different courts. सेक्शन 18 आगे लिखवा दूं ना, लिख लिया? हाँ जी, आगे लिखवा दूं? ठीक है, लिखिए सेक्शन 18। इफ jurisdiction of court is uncertain या फिर if there is uncertainty as to jurisdiction, इसमें लिखिए if हाँ बस इसमें सीधा लिखिए if in a suit with respect to immovable property, in a suit with respect to immovable property, if in a suit with respect to immovable property, if in a suit with respect to immovable property, comma, the jurisdiction of court is uncertain, the jurisdiction of court is uncertain, comma, any of the court, any of the court, any of the court to which uncertainty, any of the court to which uncertainty applies, या any of the court which is presumed to have jurisdiction, कैसे भी लिख दो, any of the court to which uncertainty applies, any of the court to which uncertainty applies, नहीं नहीं हाँ लिख दो, any of the court which is presumed to have jurisdiction, any of the court which is presumed to have jurisdiction, any of the court to which uncertainty applies or any of the court which is presumed to have jurisdiction, ठीक है, इसमें लिखिए may hear and decide, may hear and decide, may hear and decide the dispute, may hear and decide the dispute। ये सुनना ना, हाँ सुनना, सुन के डिसाइड कर सकते हैं, बट ट्रायल कर सकते हैं, सीधी सी बात है, मैं हियर एंड डिसाइड द डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें लिखिए पैरा चेंज करके, द कोर्ट द कोर्ट द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, पैरा चेंज करके, द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, हाँ जी अभी भेज रहा हूं, द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट with respect to other limitations and jurisdiction, जो भी और jurisdiction, the court must be competent with respect to other jurisdiction and limitation। ठीक है,
अब आ जाइए, जो अगला पैरा है ना, उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देता हूं, हालांकि वो टॉपिक अपने आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 21 सीधा सा रूल है, इस पे एक केस लॉ है, सेटल्ड केस लॉ है, कि भाई मान लो किसी भी कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया और आपने क्या किया, सपोज उस केस में, उस कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन डाला था कि साहब ऐसा है कि आपके पास पावर नहीं है, कोर्ट ने आपकी बात को दरकिनार कर दिया, कोर्ट ने कहा कि छोड़ो हम तो करेंगे ट्रायल। कोर्ट ने ट्रायल किया, फैसला सुना दिया। आप फिर क्या करते हो, मामला जब अपील में जाता है वहां भी आप यही बात बोलते हो। फिर कोर्ट ने ट्रायल किया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आप क्या करते हो, अपील जाते हो इस ग्राउंड पे कि साहब उस कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी। सेटल्ड लॉ है जो ये बात बोलता है कि भैया सिर्फ इस बेस के ऊपर आप फैसले को सेट असाइड नहीं कर सकते। एकमात्र ग्राउंड है जो जरूर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, और मैं इसके अंदर वो नहीं ले रहा हूं, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज किसी कोर्ट के पास टेरिटोरियल या किसी कोर्ट के पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप उस बेस पे फैसले को सेट असाइड नहीं करा सकते अनटिल एंड अनलेस ये प्रूव कर दो कि साहब फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। फेलियर ऑफ जस्टिस मतलब उस कोर्ट ने एक तो बिना जुरिस्डिक्शन के केस सुन लिया, ऊपर से फैसला सही से सुनाया भी। ये मेन ग्राउंड है। अगर आप ये फैक्ट नहीं प्रूव कर पाए, आपका फैसला, जो भी फैसला उस कोर्ट ने सुनाया, वो सेट असाइड नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूं, सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर के केस के अंदर क्या होता है, डिक्री क्या होती है, क्या होती है डिक्री सब्जेक्ट मैटर में, वॉइड। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम ये बात आगे क्लियर, बात में ये बात हम आगे दोबारा भी करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर में तो वॉइड होती है, वहां तो डिक्री अगर कोर्ट ने पास भी कर दी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोर्ट के पास जब पावर ही नहीं थी, बात ही। हम बात कर रहे हैं इसकी, कोर्ट के पास पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, फिर भी कोर्ट ने मामले को सुन लिया। अब सुन लिया तो डिक्री तो वॉइड होगी नहीं, पर क्या आपके पास कोई ऑप्शन है क्या कि जब आप डिक्री को सेट असाइड करवा सकते हो, करवा सकते हो, अगर आप ये प्रूव कर दो कि साहब न्याय की दृष्टि, दो फैक्ट आप प्रूव कर दो, एक साहब कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, दूसरा कि साहब कोर्ट ने हमारे साथ गलत भी किया, मतलब जो फैसला सुनाया ना वो टोटली बायस्ड है, देख के लग रहा है कि ऐसा फैसला बन नहीं सकता। दो चीजें आपको प्रूव, सिर्फ ये प्रूव करना कि कोर्ट के पास पेक्यूनरी या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, नहीं चलेगा, आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ जस्टिस। ये एक सेटल्ड लॉ है, हालांकि इसी चीज को इन्होंने सेक्शंस में लिखा है, सेटल्ड लॉ तो है ही है सेक्शन में, जैसे आपका सेक्शन 18 है वो ये बात बोलता है, हालांकि वो सारे को कवर नहीं करता है, वो सिर्फ आपके सेक्शन 18 को कवर करता है कि भाई सपोज जो कोर्ट थी, जैसे अपने ने पढ़ा कि भैया अनसर्टेनिटी थी, तो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, पार्टी अपील में जाती है और वो बोल देती है कि साहब इस कोर्ट के पास तो पावर ही नहीं थी केस सुनने की, इसने कैसे सुन ली। अब वो वहां पे कौन सी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, कौन सा ग्राउंड ले रहे हैं इन तीनों में से, सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी और टेरिटोरियल में से, बताओ। टेरिटोरियल, वो ये ग्राउंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 18, हालांकि अगर सेक्शन 18 का ये पैरा ना भी लिखते ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सेक्शन 21 में दोबारा सेम टू सेम बात करेंगे कि भैया अगर पार्टी अपील में या रिवीजन में ये ऑब्जेक्शन ले रही है ना कि साहब कोर्ट के पास तो पावर ही नहीं थी, डिक्री सेट असाइड नहीं होगी। क्यों, जब तक आप ये नहीं प्रूव कर देते कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। आपको ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा कि कोर्ट के पास पावर नहीं थी, ये भी प्रूव करना पड़ेगा, किसी को इन्होंने लिखा है, जो हम अब ऐसे लिखेंगे कि भैया अगर अपीलेट, मतलब अपील के अंदर या रिवीजन के अंदर पार्टी ये ऑब्जेक्शन डालती है ना कि साहब कोर्ट के पास पावर नहीं थी, डिक्री सेट असाइड नहीं होगी। डिक्री सेट असाइड करनी है तो दो ग्राउंड प्रूव करने पड़ेंगे, नंबर 1 ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, नंबर 2 फेल। अगर ये दोनों प्रूव होंगे तभी सेट असाइड होगा, जिसको हम एक ऐसा बोलते हैं कि जब तक ये ग्राउंड प्रूव नहीं होता तब तक आप डिक्री को सेट असाइड नहीं कर सकते इन ग्राउंड पे। सब्जेक्ट मैटर को हम कवर नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर का हमारा टॉपिक भी नहीं है, हम पढ़ ही क्या रहे हैं, टेरिटोरियल। सब्जेक्ट मैटर हमारा हो चुका है, कोई डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, लिखवा दूं। अब इसमें लिखिए, इसी में सेक्शन 18 में लिखना है, सेक्शन 18 में पैरा चेंज के लिखिए, पैरा चेंज करके इफ in appeal or revision, if in appeal or revision, if in appeal or revision the party
if in appeal or revision the party raises an objection that decree has been passed by a court, the decree has been passed by a court not having jurisdiction, not having jurisdiction and not competent. If in appeal or revision the party raises an objection that decree or order has been passed by a court not having jurisdiction, comma, the decree or order shall be set aside under following, या the decree or order shall be set aside under following, हटा दी जाएगी under following. Number 1, SETASIDE shall be set aside under following. Number one, immovable property was not within the jurisdiction of court. Number 1. Number 2, there has been a failure of justice. Number 1, immovable property was not within the jurisdiction of court, and immovable property was not within the jurisdiction of court. Number 1, and there has been a failure of justice. दोनों ग्राउंड पूरे होने चाहिए, ठीक है। अब आपसे एक सवाल है, आप लोग आंसर दोगे। अगर कोई भी पार्टी ये ऑब्जेक्शन डालना चाहती है कि साहब कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो वो ये ऑब्जेक्शन किस लेवल में डाल सकती है? आपने अभी लिखी है ये बात, फेलियर हो गया किस लेवल पे? लेवल मतलब ट्रायल लेवल पे, फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील में, रेफरेंस में, रिवीजन में, रिव्यू में। ट्रायल और ट्रायल में, और नहीं वो तो हो गया, उसके अलावा अपील में नहीं डल सकती ऑब्जेक्शन। ठीक है, और किसी का कुछ भी कहना है? हाँ नहीं देखो, अपने जनरली बात कर रहे हैं, अपने ऐसे नहीं बोल रहे, अगर अपने ऐसे बोल रहे हैं भाई नॉर्मली अगर अपने से पूछ लिया जाए, सपोज एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि यार आप सपोज ऑब्जेक्शन डालना चाहता है कोई बंदा ज्यूरिसडिक्शन को लेकर कि साहब कोर्ट के पास पावर नहीं है, और ऑब्वियस मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई टेरिटोरियल या पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, पर सब्जेक्ट मैटर में ये मत बोल देना कि जो अपने बात कर रहे हैं वो भी चला दोगे, तो सब्जेक्ट मैटर में तो डिक्री वॉइड होती है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब छोड़ो, कोई पार्टी ऑब्जेक्शन डालना चाहता है तो वो कहाँ डालो? प्रैक्टिकली नॉर्मल बात है, ट्रायल में डाल सकते हैं, कोर्ट में बोल सकता है कि साहब पावर ही नहीं है आपके पास, कोर्ट तब चेक कर लेगी, कर सकती है, डाल सकते हो ऑब्जेक्शन ट्रायल में, कोई दिक्कत तो नहीं, ट्रायल मना तो नहीं करता। चलो एक हो गया। अब मान लो ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने कहा कोई भाग जाओ यहाँ से, हम तो केस सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे, तुमको आना है तो आओ, नहीं आना हम एक्स पार्टे फैसला सुना देंगे, तुम आ रहे हो। अब क्या होता है अपील में ऑब्जेक्शन, अपील में भी ये ग्राउंड लिख सकते हो, कोई मना तो नहीं है, कहीं पे भी कहीं पे ग्राउंड नहीं है, अपील में भी कर सकते हो भैया, वो बात अलग है। जैसे अभी बोला एक लोग ने कि सर ये होना चाहिए, वो कंडीशन है, नो डाउट आपकी बात सही है, बट अपने नॉर्मली बात करना, भाई अपील में भी बोल सकते हो कि साहब मैंने वहां बोला था, मेरी बात नहीं सुनी, मैं दोबारा यहाँ बोल रहा हूँ। उसके बाद रिव्यू में डाल सकते हो ये ग्राउंड, रिव्यू में रिव्यू में डाला जा सकता है, रिव्यू में नहीं डाला जा सकता, लिखा ही नहीं हुआ, अपने को सीपीसी में कहीं नहीं कहा हुआ कि यार रिव्यू आप इस ग्राउंड पे करवा सकते हो। रिव्यू तो आप एरर ऑफ फैक्ट के बेस पे करा सकते हो,
कोर्ट से कोई तथ्य का एरर हो गया, कोई एविडेंस का एरर हो गया, कोई फैक्ट था जिसके बेस पे एविडेंस जो केस का डिसीजन है वो पलट सकता है, वो रिव्यू इस बेस पे नहीं करवा सकते। अरे सर आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, आपने कहां से सुन लिया? नहीं, रिव्यू पे नहीं करवा सकते, रिवीजन में डाल सकते हो। क्यों? रिवीजन एंड अपील एक बराबर ही माने जाते हैं प्रोसीजरल लॉ के अंदर। वो कहते हैं कि जहां अपील नहीं कर सकते हो वहां पर रिवीजन करवा लो, जहां रिवीजन होगी वहां अपील नहीं होगी, जहां अपील होगी वहां रिवीजन। ऐसा है कि अगर कोई ऐसे मैटर है ना जहां अपील नहीं कर सकते हो, वहां आपके पास आपको रिवीजन का अधिकार दिया गया है। सीधा सा लॉजिक है। अब आती है उसके बाद कि भाई अपने से पूछ लिया जाए भाई कहाँ का ऑब्जेक्शन, आप ट्रायल स्टेज पे डाल सकते हैं, अपील स्टेज पे डाल सकते हैं, रिवीजन स्टेज पे। अच्छा, सेकंड अपील में डाल सकते हो क्या? सेकंड अपील में डाल सकते हो क्या? रीजन? पहले अपील रिजेक्ट हो गई। अच्छा, नहीं हो रिजेक्ट तो आपको पहले अपील में क्यों हो? कोई ग्राउंड होगा, एनी ग्राउंड? हाँ, ये तथ्य का फैक्ट है जी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ये। सेकंड अपील में क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात होती है। गुड, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ थोड़ी है। ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ थोड़ी है। हाँ, अगर इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो तो आप बोल सकते हो, बट नॉर्मली होता नहीं है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सब सेकंड अपील हो गया, सब रिव्यू हो गया। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी, और ये अपने जनरल लेवल पे बात करें, ऐसे नहीं कि ये कंडीशन वो कंडीशन ऐसा वैसा। हम एक जनरल सिनेरियो, एक नॉर्मल सा सरकमस्टेंस, अपने अपवाद में नहीं जा रहे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एक नॉर्मली अगर अपने से पूछ लिया जाए कि भैया आप ऑब्जेक्शन कब कब डाल सकते हो, कब नहीं डाल सकते हो, कोई सवाल कुछ भी किसी का भी। हाँ जी, कोई डाउट कुछ भी? ठीक है, ये अपने ने एक्चुअली में क्या है, ये अपने नहीं पढ़ते हैं। रीजन बीइंग इज सीपीसी कहता है कि यार ट्रायल में तो आप डालोगे वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। हम ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं सेक्शन 21 में कि आप अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर किन ग्राउंड पे डाल सकते हो, क्या क्या डाल सकते हो, वो अपने पढ़ेंगे, है ना। मैंने यहां से ये इसलिए हटा दिया क्योंकि अपने जनरल पढ़ रहे हैं तो किसी तरह कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, अब हमने इमोबल प्रॉपर्टी पढ़ा, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। अब आते हैं, चलो 19 20 कर लेंगे। अब आते हैं एक दो बातें। पहली चीज कि भैया ज्यूरिसडिक्शन किस बेस पे डिसाइड होगा? जिस दिन कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है उस दिन वाले दिन चेक होगा, या जिस दिन कोर्ट फैसला सुना रही है उस दिन वाले दिन चेक होगा? जिस दिन कोर्ट में केस फाइल हो रहा है उस दिन चेक किया जाएगा कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, या जिस दिन जजमेंट आ रही है? जिस दिन फाइल हुआ है। तो ज्यूरिसडिक्शन किस दिन चेक होगी? ऑन डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जिस दिन केस फाइल हो रहा है। तो सूट कब माना जाता है इंस्टीट्यूट हुआ? किस दिन माना जाएगा कि केस फाइल हो गया है? प्लेंट, जिस दिन वादी अपना वाद पत्र केस में पेश कर देता है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है, कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन किस आधार पर चेक करती है? प्लेंट में लिखी गई बातों के आधार पर या रिटन स्टेटमेंट में लिखी गई बातों के आधार पर? रीजन? रीजन? सपोज उसने रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट में तो उसने बोल दिया, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कोर्ट का बोल रहा है कि आपके क्षेत्राधिकार के अंदर है ही नहीं। हाँ, चलो ठीक है, वैसे आप लोग की बात सही है, आप लोग बात गलत नहीं बोल रहे, आप लोग की बात सही है। बस ये है कि आप लोग का आंसर थोड़ा सा वैसा जा रहा है कि भाई एग्जामिनर आपको उसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, अपने इंटरव्यू के लेवल की बात कर रहे हैं। हमने अभी बोला कि साहब कोर्ट किस दिन चेक करती है कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है? किस दिन चेक करती है? जिस दिन केस आया। अब जिस दिन केस आया उस दिन कोर्ट के पास होता कौन सा कागज है? यही तो होता है, रिटन स्टेटमेंट तो है नहीं कोर्ट के पास। कोर्ट को क्या कहा गया है? कोर्ट को यह कहा गया है कि आप किस दिन चेक करोगे ज्यूरिसडिक्शन, कि आपका क्षेत्राधिकार है या नहीं, जिस दिन केस आया। अब कोर्ट ने किया, जिस दिन केस आया मेरे पास तो कागज ही एक है, प्लेंट, ये तो है ही नहीं मेरे पास,
तो मैं तो इसी के आधार पर ही चेक कर सकती हूँ, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। रिटन स्टेटमेंट, डिफेंडेंट का जवाब। गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ जी, कुछ बोल रहे हो, है ना? आप लोगों ने आंसर सही बोला, आंसर गलत नहीं ना, वैसे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कोर्ट किस बेस पे चेक करेगी, साहब प्लेंट के बेस पे चेक करेगी, आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि सर रूल ये कहता है कि जिस दिन कोर्ट के अंदर केस फाइल होता है उस दिन कोर्ट चेक करेगी, और उस दिन कोर्ट के पास एक ही डॉक्यूमेंट होता है, प्लेंट। या फिर हम बोलेंगे जो रूल है, जो लाइन मतलब एज पर लीगल भाषा में ये बोलता है कि जिस दिन केस फाइल होगा उस दिन कोर्ट चेक करेगी कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं। उसका मतलब ही यही है, इसके आधार पर। क्यों? क्योंकि जिस दिन मतलब उसी दिन प्लेंट होती है, जब प्लेंट आता है तभी तो माना जाता है केस आ गया। कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का? कोई डाउट, ताकि मैं आगे बात कर सकूं? ठीक है, अब आता है कि भाई अगर मान लो प्लेंट जो है, जो प्लेंटिव जो है, अगर वो गलत बता दे तो बोल दे कि भैया जो भी उसने मान लो ज्यूरिसडिक्शन गलत बता दी तो क्या होगा? ज्यूरिसडिक्शन गलत बता दी तो क्या होगा? कोर्ट क्या करेगी? प्लेंट। नहीं मतलब उसने जो एप्लीकेशन दी ना प्लेंट, उसमें उसने गलत बता दी। उसने क्या किया, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया कि लगे कि ज्यूरिसडिक्शन में, और कोर्ट ने जब जांच की ना, तब कोर्ट को लगा कि यार ये केस तो अपना है ही नहीं। अब कोर्ट क्या करेगी? हाँ जी बिल्कुल साहब, रिटर्न कर देगी कोर्ट। हाँ रिटर्न करेगी ना साहब, कोर्ट नहीं भेजती है, कोर्ट उसको दे देती है कि भैया ले जाओ तुम, हमारी पावर नहीं है, तुम ये, उसको डायरेक्ट कर देती है कि फलानी कोर्ट है, या ये डायरेक्शन इश्यू कर देगी। वो जाए या ना जाए वो उसकी इच्छा है। जो भी आंसर आया ना 7-10 सही आया है। अब इसमें ध्यान देना, ये मैंने इसलिए पूछा, ये लोग क्या करते हैं अपने से दो तरह। हाँ जी साहब। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, डाउट क्लियर होनी चाहिए यार, बोलो क्या हुआ? हाँ, ऑर्डर 7 रूल 10। पूछ लो कोई डाउट है तो। अच्छा नहीं है तो बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तब तक डाउट दूर नहीं होंगे। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ है तो पूछ लो। पूछना है? 7-10 ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आप थोड़ा हाई लेवल चले गए, मैं तो बेसिक बेसिक लेवल पे बात की कि भाई आएगी तो कोर्ट रिटर्न कर देगी, है ना? बेसिक, अब मैंने बेसिक लेवल की बात की। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है अपने से। इसमें प्री मेंस में तो नहीं आता, इंटरव्यू में आता है। वो क्या करते हैं ना, वो ऐसे पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि साहब ऐसा है, एक एग्जांपल ये बनाते हैं कि प्लेंटिफ है जिसका नाम है पी। ठीक है, उसने क्या किया, एक केस फाइल किया, प्लेंट डाली कोर्ट के अंदर, और उस प्लेंट के अंदर इन्होंने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन गलत बता दी। ऐसे ही बोलता है वो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन गलत बता दी। गलत मतलब कुछ भी बोल दो, जानबूझ के गलत लिख दी, या कुछ भी ऐसा करके तथ्य को तोड़ मरोड़ के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन गलत बता दी। क्या होगा? एक बार रुक जाना, ठीक है। प्लेंटिफ पी है, उसने क्या किया, एज यूजुअल कोर्ट फीस बचाने के लिए सूट की वैल्यू कम बता दी। केस की कीमत बनती थी सपोज 1 लाख रुपए, जो भी प्रॉपर्टी की कीमत थी, इसने 50,000 बता दी। क्यों? ताकि कोर्ट फीस कम पे करनी पड़े, सूट की वैल्यू कम बता दी। अब क्या होगा? किसमें कह रहे हैं आप?
रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बताइए, इसमें कोर्ट क्या करेगी? और किसी का कोई भी सवाल कोई कह रहा है कि नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, मतलब रिटर्न बोल दो। जैसे अभी उनका भी सही था सोनू जी का, सोनू जी ने सही बात बोली थी भाई, अपने मतलब उस कम लेवल पे रह गए थे कि भाई कोर्ट चाहे तो उस कोर्ट में ही तो भेज सकती है कि वो पार्टी एप्लीकेशन डाल देगी, और बात उनकी सही है, चाहे वो बोल दो। तो रूल 10 या 10A जैसा आप बोले, ठीक है। इन शॉर्ट मैं लिख देता हूं रिटर्न, इन शॉर्ट मैं लिख देता हूं रिटर्न। इसमें किसी को कोई भी सवाल जिसको नहीं समझ आओगे, भाई नहीं समझ आया ये क्या हुआ, ताकि मैं बता सकूं। कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने कोई महारत ही नहीं है कि भैया सबको समझ आ रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा तो मैं चुपचाप बैठा रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समझ आ रहा है तो आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। नहीं डाउट है ना, ठीक है। अभी तक मैं मान रहा हूं, अगर किसी का हो तो पूछ लेना ना। अब ध्यान देते ना, ये क्या है, ये लोग ऐसे पूछते हैं और हम लोग क्या होता है, हालांकि यहाँ पे तो आप प्रेशर में नहीं हो, आप लोगों ने आराम से सोचा तो आपने जवाब दे दिया। हम लोग क्या होते हैं उस समय, रिटर्न रिजेक्ट में ऐसे होते हैं कि वो जैसे पूछता है ना, और वो थोड़ा सा, जैसे अब इन्होंने क्या कि शॉर्ट किया कि भैया उसने फाइल किया, उसने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन गलत बताई है, बताइए क्या होगा। ध्यान रखना कि भैया रिटर्न होगा। उसने सूट की वैल्यू कम बताई है, या फिर और कोई भी ग्राउंड वो बोल दे, साहब रिजेक्ट होगा। तो ये छोटी मोटी सी बातें हैं जो ध्यान रख लेना, क्योंकि हम ज्यूरिसडिक्शन पढ़ रहे हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हर तरह की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी। अगर टेरिटोरियल का मामला है तो मामला प्लेन रिटर्न की जाती है। अगर पेक्यूनरी का मामला है तो पेक्यूनरी में देखा जाता है भाई वो मामले में क्या गड़बड़ हुई है, उसके हिसाब से मामला चलता है। उसके बाद एक और बात याद रखोगे, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, ये मैं लिखवा दूंगा छोटी छोटी सी चीजें। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर तो जो फैसला है वो क्या होगा, डिक्री का क्या होगा, वॉइड, वॉइड। अगर वो हमसे ये पूछे, जैसे पिछला क्वेश्चन बना था, क्या केस था वो, संजीव गोयन का, है ना, क्या नाम है, अगर वो हमसे ये पूछे कि भैया पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, तो डिक्री का क्या होगा, क्या होगा डिक्री का, इररेगुलर। अब इररेगुलर का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इररेगुलर का मतलब कि सेटिसाइड हो सकती है, यही मतलब हुआ, यही हुआ। सिंपल भाषा में बात करें तो कि सेटिसाइड हो सकती है। अब वो अपने से ये पूछ ले कि अच्छा कोई ग्राउंड है जब ये डिक्री सेटिसाइड हो सकती है, अब क्या बोलोगे, हाँ कि साहब अगर फेलियर ऑफ जस्टिस का ग्राउंड बन रहा है, हम लिखेंगे इसको प्रॉपर डिटेल में लिखेंगे, ये तो बात चल पड़ी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अभी ये बातें कि भाई, क्योंकि अपने कल भी इस बात पे दोबारा डिटेल में बात करेंगे, तो अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत चाहे 10% ही आया होगा, मोटा मोटी ऐसा चलने लग जाएगा, हाँ हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। मैं आपको एक एक चीज लिखवाऊंगा अभी, कल अपने फिर बात भी करेंगे, सो दैट आपको मतलब 2 बार 3 बार सुन लोगे बार बार तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। वो ऐसे पूछ लेता है, वो पूछ लेता है भाई सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन थी नहीं थी कोर्ट के पास, कोर्ट ने फैसला साहब वॉइड होगी, चलो ठीक है। पेक्यूनरी नहीं थी, टेरिटोरियल नहीं थी, कुछ भी बोले साहब डिक्री इरेगुलर होगी। फिर वो पूछते हैं अच्छा कोई ऐसा ग्राउंड है जब डिक्री सेटिसाइड हो, हमसे रैंडमली पूछ लेता है, हमने इस तरह से डिस्कस नहीं किया होता ना, हमारे वहां पे एकदम से क्लिक नहीं करता कि यार क्या है ये। तो ये याद रखना कि भैया अगर फेलियर ऑफ जस्टिस है तो ठीक है। अब किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं इसको लिखवा दूं, ये छोटी छोटी सी जो चीजें अपने ने अभी बात की है। हाँ जी लिखवा दूं, अब इसमें लिख लो साहब, मतलब थोड़े बुलेट पॉइंट्स टाइप हो जाएंगे, आपसे कभी पूछ लिए जाए तो लिख लेना। इसमें लिखिए ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, objection to jurisdiction can be made at following stages।
can be made at following stages. At following stages. Number one, trial. Number one, trial stage. Number one, trial stage. Number two, appellate. Number two, in appeal. Number two, in appeal. Number three, in revision. Number one, trial stage. Number two, in appeal. Number three, in revision. ट्रायल स्टेज, इन अपील, इन रिवीजन. ठीक है, ये लिखना हो तो लिख लो कि भाई रिव्यू के दौरान नहीं हो सकता, रिव्यू में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं होता है. और सेकंड अपील में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ में आए तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं हो सकता है. ये लिखना है तो लिख लो. हाँ, ट्रायल स्टेज, इन अपील, इन रिवीजन, सिर्फ 3 स्टेज पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो. रिव्यू में नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ सिर्फ केस के तथ्यों पे ही बात होती है जो हो चुका है, या फिर नए फैक्ट या एविडेंस पे बात होती है. और सेकंड अपील में अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, हालांकि क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरली इस चीज पे होता नहीं है, बट हो तब हो सकता है. कोई सवाल, कुछ भी, आगे कंटिन्यू कर दूं? लिखवाने मतलब डिक्टेट करने में जो बाकी है लिखवा दूं, आगे कर दूं? ठीक है, अब इसमें आगे लिखिए. लिखिए, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट shall be decided on the date on which suit is instituted, jurisdiction of the court shall be decided on the date on which suit is instituted, or on the basis of plaint. भाई मतलब एक ही हो गया भाई, जिस दिन केस होता है प्लेंट उसी दिन होती है और कोई कागज ही नहीं होता. shall be decided on the basis of jurisdiction of the court shall be decided on the date of institution of suit or on the basis of plaint, plaint, on the basis of plaint. ये थोड़ा देख लेना ना, पूछा जा सकता है अपने से. फिर उसके बाद क्या पॉइंट है? प्लेंटिव ये छोड़ दो. ठीक है, इसमें लिखिए, in case of error of subject matter jurisdiction, the decree is void, the decree is held void. In case of error of subject matter jurisdiction, the decree is held void, the decree is held as void. फिर अगला पॉइंट, मतलब अगला स्टार पॉइंट लिखिए, in case of error of pecuniary or territorial jurisdiction, in case of error of pecuniary or territorial jurisdiction, pecuniary or territorial jurisdiction, in case of error of pecuniary or territorial jurisdiction, the decree stands as irregular. The decree stands as irregular. The decree stands as irregular. Full stop. It can be set aside. Sorry, it shall be set aside. It shall be set aside. It shall be set aside on ground of, या on failure of justice, या on the basis of failure of justice. केस लॉज अभी नहीं लिखेंगे. केस लॉज अपने जब जुरिस्डिक्शन का नहीं खत्म उसके बाद लिखवा दूंगा मैं. अभी एक बार इसको बेसिक को समझो, ठीक है? किसी का कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो. और ये जो लास्ट वाले ये पॉइंट से लिखवाए ना, एक बार इनको रीड कर लेना. अगर इनको नहीं समझ आए, आपको लगे कि भाई दोबारा बता दो, तो अपने कल इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे. अब कल हालांकि अपने टेरिटोरियल बाकी है, थोड़ा वो टेरिटोरियल थोड़ा बाकी है, फिर पेक्यूनरी भी लिखेंगे. कोई भी सवाल कुछ भी? कोई डाउट नहीं है? चल, हाँ जी. प्रीलिम डिग्री वाला सर, नहीं 99 तो 96, 97, 98 और 99. एक मिनट मैं खुद देख लेता हूँ सर, हो सकता है मेरा कोई गलती हो रही हो. हाँ वही मैं देख रहा हूँ. 97, 98, 9. No decree to be reversed or modified for error or irregularity. No decree shall be reversed or varied, nor shall any remand on account of any. ये तो ये कह रहा है ना कि भाई अपील की तो बात कर रहा है ये.
हेलो, मतलब अपील की बात कर रहे हैं ना ये अपने ने, मतलब अपने ने इसमें डिटेल में तो बात की नहीं, अपने तो ऐसे लिख दिया भैया अपील में हो सकता है। 99 तो फर्स्ट अपील की बात ही कर रहे हैं ना सर, है ना। अपने ने मतलब इसमें डिटेल में बात नहीं की, क्योंकि डिटेल में तो अभी ये बाकी है। मुझे लगा कि कुछ ऐसा सा है जो अपने उल्टा लिखा हो यहाँ पे, अपने ने उस पर तो बात ही नहीं की डिटेल में, मतलब बात नहीं की। नहीं, इसमें ज्यूरिसडिक्शन ठीक है। हाँ जी, कोई भी सवाल कुछ भी। कोई सवाल कुछ भी। कोई सवाल नहीं है, क्लास खत्म कर दें। सो अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ओके जी, वेलकम। वेलकम। वेलकम वेलकम। क्या हो गया? इस संडे पक्का ये काम करेंगे कैमरे वाला यार। जी साहब। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मतलब इनका एक्चुअली में ये कहना था कि सर 99 ये बोलता है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ केस के बेस पर डिक्री सेटिसाइड नहीं होगी। पर अगर अपने बात करें तो हम ये नहीं कह रहे कि ज्यूरिसडिक्शन, हम बात कर रहे हैं फेलियर ऑफ जस्टिस। हमारा ग्राउंड ये है। ये अपने जब वो डिटेल में बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। हाँ, कि मतलब 99 अब बात सही है कि भाई 99 तो कह रहा है कि भाई ज्यूरिसडिक्शन के बेस पर आप डिक्री को सेटिसाइड नहीं करोगे। पर अगर हम हमारा जो हम लिख रहे हैं बार बार जो हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि। हाँ जी। हाँ, मतलब जो चीज मेरिट्स को नहीं अफेक्ट करना। हाँ, वही वही मतलब उन्होंने सिर्फ वो कर लिया कि सर जूरी। हम्म। हाँ, मतलब एक्चुअली में क्या है, अपने ना जैसे मैंने केस लॉ आज इसलिए नहीं बोला, फिर ये क्या थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, होच पोच हो जाता है यार, ये क्या बीच में केस लॉ आ गए। एक्चुअली में ये है कि सिद्धांत ये बोलता है कि हम ज्यूरिसडिक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन से तो कहानी चालू हो रही है। अगर हमको ये लग रहा है कि भैया कोर्ट ने न्याय की दृष्टि से गलत किया है, तो हम इसको ग्राउंड रखते हुए डिग्री को सेटिसाइड करवा रहे हैं, ना कि हम ज्यूरिसडिक्शन को देखते हुए। हमको ज्यूरिसडिक्शन से कोई लेना, हम तो ये देख रहे हैं कि भैया कोर्ट ने इस यहां से कहानी चालू हुई और कोर्ट ने ये गलत किया। हमारा फेलियर ऑफ जस्टिस ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ना ये। नहीं, अपने ने एक्चुअली में क्या है, अपने ने अपील पे बात नहीं की ना, तो इसलिए 99 को रेफर ही नहीं किया। अपने ऐसा करेंगे कल, जैसे अगर है तो कल बात कर लेंगे उस पर, अगर कुछ होगा तो, है ना। कौन सा? हाँ 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 हाँ। मेरे आपकी जो बात है समझ ही नहीं आ रही, मतलब मेरी नॉलेज से बाहर है ये बात, सच बताऊं तो मेरे को नहीं समझ आई आपने क्या इतने लेवल की बात कर दी। थोड़ा सा प्लेन बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। बिल्कुल है। ठीक है।
अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है समझ गया मैं कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 21 ये बोल सकते हैं भाई सेक्शन 12 जो है उसी को ही एक तरह से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। बाकी लिंक विंक इतना करके मत पढ़ा करो यार, इतना तो मुश्किल है ही नहीं, लिंक विंक के चक्कर में मुश्किल कर दोगे चीजों को। हाँ, सिंपल रखा करो, जितना 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 सिंपल रखोगे ना उतना सब्जेक्ट इजी रहेगा। जितना चीजों को ना कॉम्प्लिकेट करते जाओगे भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में या चीजों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उतना आपके लिए कॉम्प्लिकेट, आपको क्या फिर एक ही टॉपिक में 10 अलग अलग टॉपिक घुसा के पढ़ोगे, फिर वो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज मतलब उतना याद भी तो करना पड़ेगा, बेटर है सिंपल रहो। हाँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कल अपने इस पर डिस्कस कर लेंगे, मैं बता दूंगा, पर लिखवा थोड़ा उस हिसाब से दूंगा कि जितना आपको पढ़ने की जरूरत है ना, ये कर। हाँ, ट्रायल अपील इस पे मैं बात कर लूंगा, लिखवा दूंगा। ठीक है, ओके जी, वेलकम। ये सोनू जी आप कुछ कह रहे थे सब अब। ठीक है जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो, बताना है तो बता दो साहब, बाकी आपकी इच्छा है, अगर कुछ नहीं है तो चाहे आप लीव कर सकते हैं, मैं तो वैसे ही वेट कर रहा हूँ कि किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके जी, वेलकम। 34 SRA, सर डिग्री सेट असाइड करने के लिए नहीं साहब, डिग्री सेट असाइड करने के लिए तो हम सीपीसी में ही जाएंगे ना, एसआरए में क्यों जाएंगे, एसआरए तो डिक्लेरेशन का मामला हो, वो तो राइट्स वगैरह का डिक्लेरेशन है, टाइटल का डिक्लेरेशन है, हम चलते केस में ही कोर्ट में जाते हैं, सीपीसी के अंदर ही जाते हैं डिग्री को सेट असाइड करने के लिए ग्राउंड मान के। एग्जीक्यूशन वाला जो ऑर्डर 21 है ना उसी में अपने चले जाते हैं। अब देख लिया, अब इसने बाहर घूमने जाना है, कैसे लच कर रहा है। ओके जी।